गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 5-fold सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल इन क्रिस्टल लैटिस। ये आप कह सकते हो क्रिस्टल लैटिस डू नॉट हैव 5-fold सिमेट्री। तो बच्चों इसको समझने के लिए पहले आपको ना एक हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि कोई भी हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसका जो अरेंजमेंट होता है लैटिस का, वो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है आपका। जो आपके लैटिस पॉइंट्स हैं या एटम्स हैं सॉलिड के अंदर, वो एक रेगुलर टाइम के बाद या कह सकते हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रिपीट करते हैं, और उसी रिपीटिशन से हमारा क्या है, पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा कह सकते हो क्रिस्टल है वो बनता है। तो क्या पढ़ा था हमने ट्रांसलेशन वेक्टर, एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये हमने कोई भी लैटिस लिया था, ये कोई भी हमारे पास लैटिस था, एक लैटिस पॉइंट ये है, दूसरा ये है। इन दोनों के बीच में हमने क्या कहा था कि जो डिस्टेंस है वो मान लें इन दोनों के बीच में t डिस्टेंस है, तो नेक्स्ट दो के बीच में भी कितना डिस्टेंस होगा बच्चों, t होगा। तो ऐसे ही जैसे इस t डिस्टेंस को हम रिपीट करते जाएंगे आगे, ऐसे इस साइड मान लिया हमने, इधर भी क्या ले लिया, डिस्टेंस t है, तो ऐसे इसको रिपीट करते जाएंगे। ये t है, फिर अगला t, इससे नेक्स्ट भी t, ऐसे ये भी t होगा, ये भी t, और इससे नेक्स्ट भी t होगा। तो इस तरह से आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको पूरा एक क्रिस्टल मिल जाएगा। तो ये जो हम डिस्टेंस चल रहे हैं जितना ये t, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम ट्रांसलेशन बोल सकते हैं कि हम इस पॉइंट A पे थे और A से कहाँ चले गए, हम पॉइंट B पे चले गए। तो ये जो आपका हम वेक्टर बताता है A से पॉइंट B पे गए, हम इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसलेशन वेक्टर। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने इसको इस तरह से बताया था कि मान लिया ये हमने कोई पॉइंट लिया था, एक पॉइंट को क्या मान लिया था हमने, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया था, ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, इसको हमने R बोला था। हम इस लैटिस पॉइंट से, इस लैटिस के अंदर हम इस लैटिस पॉइंट से ट्रांसलेट होके हम इस पॉइंट पे गए थे, ये, और इससे इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको हमने बताया था R'। तो क्या बताया था बच्चों, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए, और जब हमने यहाँ पे जाके देखा हमारी सराउंडिंग्स को, तो वो सराउंडिंग बिल्कुल सेम थी जैसी सराउंडिंग इस पॉइंट पे थी। तो ट्रांसलेशन वेक्टर बच्चों यही बताया था कि लैटिस के किसी भी पॉइंट से आप अगर सराउंडिंग देखोगे तो वो आपको सेम नज़र आएंगे, ट्रांसलेशन के बाद भी और ट्रांसलेशन से पहले भी। तो इस जो आपकी 5-fold सिमेट्री है जो पॉसिबल नहीं है, इसको समझने के लिए बच्चों आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी था, ट्रांसलेशनल वेक्टर। चलो अब देखते हैं कि 5-fold जो आपकी सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री, वो पॉसिबल क्यों नहीं है। अब बच्चों हम कोई भी एक लैटिस बनाएंगे, उसके अंदर आपका ABCD हम कोई भी 4 लैटिस पॉइंट लेंगे। मान लीजिए ये हमने ये हमारे पास 4 कोई भी लैटिस पॉइंट है बच्चों, इसको हमने नाम दिया है A, ये आपका B, C और D। 2 लैटिस पॉइंट के बीच का जो हमने डिस्टेंस है बच्चों वो मान लिया है T। इन दो का कितना होगा, जब इन दो का बच्चों डिस्टेंस T है तो नेक्स्ट दो का भी क्या होगा, T होगा। इसका भी कितना होगा, T होगा। तो ये हमारे पास कोई भी एक लैटिस है, 4 पॉइंट्स हैं ABCD, रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों,
रोटेट करना है। कोई भी आपका मान लिया क्रिस्टल है, उसको हमें क्या करना है, रोटेट। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप उसको रोटेट करते हो तो आफ्टर रोटेशन आप एक नई जगह पे पहुंच जाओगे। मान लिया कोई भी आपके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, उस मान लिया कोई आपका स्क्वायर ही है, उस स्क्वायर में आप अभी मान लिया ए बी सी डी 4 साइड हैं, उसको आपने क्या किया, ए बी की जगह क्या लिया है, बी सी ले आए ऐसे। तो क्या हुआ, आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे अगर हमारी सराउंडिंग चेंज ना हो तो बच्चों हम बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर रोटेशन सिमेट्री है। और अगर उसको रोटेट करने के बाद जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये रोटेशन सिमेट्री को फॉलो नहीं करता। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमने यही कहा कि इसके अंदर रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट है। हम एक पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे तब भी हमें जो आपका हमारा जो क्रिस्टल का लेटिस स्ट्रक्चर है वो क्या दिखाई देगा, वहाँ से भी सेम दिखाई देगा। अब जैसे देखो बच्चों, एक ये है मान लिया कोई हमारे पास, ये है कोई स्क्वायर है ये बच्चों, ठीक है। इस स्क्वायर के इस साइड मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब स्क्वायर का आपको पता 4 साइड्स होती हैं और सभी की सभी क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। और चारों जो एंगल होते हैं बच्चों वो 90 डिग्री के होते हैं। अब क्या करना आपको, देखो मैंने इसके पीछे पहचान के लिए अब मैं इसको क्या करूँगा, रोटेट करूँगा और आपको ये बताना है कि सराउंडिंग इसकी चेंज हुई या नहीं, या आप ये पहचान पाओगे कि नहीं कि आपने इसको रोटेट किया है या नहीं। अब देखो इसको रोटेट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे देखो ये मैंने ए बी सी डी 4 पॉइंट से चारों कोणों को इसको मैंने ए बी सी डी से दिखा दिया। अब बच्चों इसको मैं इधर करूँगा ना तो ये इस साइड आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ ए लिखा हुआ, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। इसको आप ये पीछे लिखा हुआ, आप ये मान के चलो आगे से बिल्कुल प्लेन है। अब 1 मिनट के लिए अगर आप आंखें बंद कर लो और मैं इसको क्या कर दूँ, 90 डिग्री रोटेट कर दूँ ये। अब 90 डिग्री रोटेट करने के बाद भी आपको क्या है, वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा पहले था, यानी कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बना होता है क्रिस्टल का, ये तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक एटम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो ऐसा ही एक स्क्वायर ऊपर होगा, एक ऊपर होगा, फिर साइड में होगा, साइड में होगा, ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह की रोटेशन कैसी कि जब हम उसको रोटेट कर दें और हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, या कह सकते हो आपका जो लेटिस है वो क्या रहे, आपका इनवेरिएंट रहे, तो उसको कहेंगे कि हाँ इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। तो उसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि जो आपकी लिखा ना हमने कि 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो हम देखेंगे कि 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड, ये सारी सिमेट्री आपकी पॉसिबल है, लेकिन 5 फोल्ड आपकी पॉसिबल नहीं है। उसको मैथमेटिकली भी देखेंगे और अब डायग्राम से भी समझेंगे इसको। तो हमने क्या किया बच्चों, 4 लेटिस पॉइंट लिए, ए बी सी डी। अब हम इस बी पॉइंट पे मान लिया ये आपका कोई भी एटम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये है मान लिया ये आपका इस बी पॉइंट से, आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो बच्चों और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो इसको हम इस पॉइंट से ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मान लिया वो पोजीशन आपकी ये आ जाती है आफ्टर रोटेशन। रोटेशन कैसी है बच्चों, क्लॉकवाइज। इसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, और रोटेशन के बाद जो आपका ये एंगल आया बच्चों, ये इसको मैंने क्या नाम दे दिया, फाई एंगल पे हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। इसी तरह जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इसको क्लॉकवाइज भी दे सकते हो इसकी तरह और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसको भी हमने क्या किया, इस तरह से रोटेट कर दिया बच्चों। तो यहाँ से इन पॉइंट के बीच मान लिया कोई लाइन, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये भी फाई आपका, ये भी
अब बच्चों ये बताओ, देखो इन दो के बीच का डिस्टेंस t है, दो लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस t है, और अभी मैंने बात बताई थी कि आफ्टर ट्रांसलेशन लैटिस रिमेन्स इनवेरिएंट। कहने का मतलब क्या है, ये नई जो आपकी पोजीशन आई है, इसको आप नाम दे सकते हो p। जो आपका नई पोजीशन आई है, इस पोजीशन से भी आपको जो आपका लैटिस है वो इनवेरिएंट दिखाई देगा। और दूसरी बात क्या है, इन दो लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा बच्चों, आपका t रहेगा। ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, t। इस पॉइंट, इसको मान लिया हमने s। अब ये पूरा आपका एरे है लैटिस का, तो हम जैसे ये पॉइंट है, इसके बिल्कुल फ्रंट में हम कह सकते हैं एक पॉइंट यहाँ भी होगा, एक पॉइंट इसके फ्रंट में होगा, तो इसको आप बच्चों इससे मिला सकते हो, इसको इससे कनेक्ट, इसको आप दे सकते हो Q, ये हो गया आपका R। और बच्चों चारों पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन में, तो इन चारों को आप क्या है इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो फिगर समझ में आ गया। हमारे पास हम इस बी पॉइंट पे थे, यहाँ से हमने इसको जो आपका ये टी है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके हम एक नए पॉइंट पे आ गए पी, और उसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा आपका टी। इस टी को आप ट्रांसलेशन वेक्टर बोलोगे। ऐसे इस जगह पे हमने क्या किया है, रोटेशन दी है, ये डिस्टेंस क्या आ गया आपका टी आ गया, एंगल ये फाई, ये फाई। अब तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, फाई होगा, और ये भी क्या होगा, फाई होगा। ये भी दो लैटिस पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस t है। अब तो इसको हम दिखा रहे हैं 2D में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये 3D है। अब 3D है तो हम ये पोजीशन एक्चुअली इसका देख नहीं सकते। अगर इसको आप 3D विजुअलाइज करोगे तो इस डिस्टेंस का हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना। तो उससे पहले देखो आपको कंसीडर क्या करना है, कंसीडर ए रो ABCD ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ABCD हमने क्या किए हैं, कोई भी 4 लैटिस पॉइंट लिए हैं। लेट द सिस्टम पोजेस n फोल्ड रोटेशन। हम मान के चलते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या है आपकी n फोल्ड रोटेशन है। n में आपका 1 2 3 4 5 6 सभी आ जाते हैं। सिमेट्री देन रोटेशन बाय एंगल फाई। जब हम इसको फाई एंगल पे रोटेट करेंगे, लीड्स टू सम न्यू लैटिस पॉइंट्स। हमें क्या है, नए लैटिस पॉइंट मिलेंगे P एंड S, बोथ एट ए डिस्टेंस t फ्रॉम पॉइंट B एंड C। जो B और C पॉइंट से t डिस्टेंस पे आपके होंगे। t क्या मान लिया हमने, ट्रांसलेशन वेक्टर। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको ये देखना है आपका P और अगर S के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों, तो उसके लिए आपको PQ का पता होना चाहिए, QR का पता होना चाहिए, और RS का पता होना चाहिए। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारा इसके अंदर ये है आपका डिस्टेंस BP, डायग्राम के अंदर देखो, जो आपका डिस्टेंस BP है, जितना BP है बच्चों ये उतना ही क्या आपका CS है। तो BP इक्वल टू CS, और इसको क्या लिखा है हमने T। दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, और किसके बराबर होगी, T के बराबर होगी। अब हम इस डिस्टेंस को और देखते हैं बच्चों। तो ये मैंने बताया था, ये टोटल डिस्टेंस 3 पार्ट्स में होगा आपका, PQ, QR और RS में। QR का तो हमें पता है T होता है, लेकिन PQ का हमें पता करना है क्या होगा। अब तो ये एंगल मान लिया फाई है, ये हम इस ट्रायंगल के अंदर आपकी, ये ट्रायंगल आपकी PQB, इसके अंदर ये आपका क्या है, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ से आप इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों, वो T cos फाई। ये आप ट्रायंगल लेके आप निकालोगे तो आपका T cos फाई, इसके अंदर आप cos फाई देखोगे तो बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, T cos फाई। तो अब हमें लिखना क्या है, PS लिखना है, और PS अगर आप लिखोगे तो 3 इसके बच्चों पार्ट्स हो जाएंगे, PQ,
प्लस में क्यू आर प्लस में आर एस। हमें पी क्यू की वैल्यू रखनी है, क्यू आर की रखनी है और आर एस की रखनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एस। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर हम ये कहें कि पी एस को हम ये लिख सकते हैं, पी एस इक्वल टू एम इंटू टी। हमें नहीं पता कि ये कितना डिस्टेंस है, वो कितना है, लेकिन ये पता है हमें कि कोई ना कोई वैल्यू नंबर ही आएगा। ये टी है, मान लिया ये 1T 2T 3T 4T, तो एम टी लिख सकते हैं हम। एम यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कोई भी इंटीजर रहेगा। तो ये आप यहाँ पुट कर सकते हो। पी एस की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों आप, एम टी लिख सकते हो। एम टी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस में आर एस। यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो। अब आपको पता है पी क्यू हमने निकाला हुआ है टी कोस फाइव, प्लस में क्यू आर की वैल्यू क्या है, टी, और प्लस में आर एस क्या है बच्चों आपका, टी कोस फाइव। यहां से टी कोस फाइव प्लस टी कोस फाइव क्या हो जाएगा आपका, 2T कोस फाइव प्लस में टी, और इक्वल टू क्या है बच्चों आपका, एम टी। हमें वैल्यू चाहिए कोस फाइव की, तो कोस फाइव की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों यहीं से कर लो। यहां से आप क्या लिख सकते हो, 2T कोस फाइव इक्वल टू एम टी माइनस टी लिख सकते हैं हम। टी बच्चों इधर से आप कॉमन निकालोगे तो इधर क्या आ जाएगा, m माइनस 1, और इधर आपका 2T कोस फाइव, ये टी से टी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो यहां से कोस फाइव की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, m माइनस 1/2। ये हमारे पास कोस फाइव की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको पता है कि m क्या है, इंटीजर है, और 1 भी क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो हम इसको एक कॉमन नेम दे सकते हैं n। तो कोस फाइव क्या आ जाएगा बच्चों, n/2। अब ये हमारे पास कंडीशन आ गई है कि कोस फाइव इक्वल टू n/2। n कोई भी इंटीजर है। यहाँ से हम देखेंगे अब कि कौन से रोटेशन आपकी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 है, 3 है, 4 5 जो भी। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर आप अलग से कॉलम बना लेना ऐसे। ऐसे आप 4 कॉलम बना सकते हो। इधर मान लिया हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू, इधर कोस फाइव, इधर क्या लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू, और इधर क्या होता है बच्चों, n। थ्री 360/5। n कोई भी बच्चों आपका इंटीजर है। कोस फाइव का पता है आपको 5, और ये स्मॉल n आपको क्या बताएगा कि कितनी फोल्ड आपकी रोटेशन है, n नंबर ऑफ फोल्ड रोटेशन। उससे पहले बच्चा आप एक बात बताओ, यहाँ से हम अगर इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो यहाँ से बच्चों इसकी जो वैल्यू है n की वैल्यू, वो मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है। यहाँ से अगर हम देखें n की वैल्यू आपकी मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है। हमें पता है कि इस जो कोस फाइव होता है आपका, उसकी वैल्यू +1 मैक्सिमम होती है और -1 मिनिमम होती है। तो जब आप यहाँ पे +1 रखोगे
और -1 रखोगे इसकी जगह, तो वो तो आपके पास n की लिमिट आ जाएगी -2 से लेकर +2 तक, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू +1 हो सकती है मैक्सिमम या मिनिमम -1 हो सकती है। +1 रखोगे तो 2 इधर आके 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा -2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n जो होगा ग्रेटर देन होगा -2 से या स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा बच्चों 2 से। अब हम ये लिमिट जो आपकी आई हैं, ये वैल्यूज n की हम यहाँ पे रखेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो सबसे पहले हम बच्चों अब इन दो -2 और 2 के बीच में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं आपकी। -2 आ गया आपका, -1 0 +1 और +2। हम ये 5 वैल्यूज बच्चों इसके अंदर रखेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब सबसे पहले अगर इसके अंदर आप -2 रखोगे, यहाँ -2 n की जगह, यहाँ पे अगर आप -2 रखते हो बच्चों n की जगह, तो नीचे भी क्या है 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी -1। तो जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू रखी बच्चों -2, तो cos फाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों आपकी -1। और -1 आपकी जब cos फाई की वैल्यू आती है तो थीटा कितना होता है उस टाइम, या फाई कह सकते हो, तो वो आपका हो जाएगा 180, क्योंकि आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो इसके बाद इस थीटा को आप बच्चों यहाँ पुट करोगे, 180 यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। यानी कि इसके अंदर जो रोटेशन है वो 2 फोल्ड है। इसको बताएंगे, समझाएंगे आगे। इसके बाद बच्चों -1 वैल्यू पुट करेंगे हम, -1 यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप cos फाई -1/2, -1/2 किस पे होती है 120 पे। इसको 120 यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 फोल्ड। ऐसे 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 0, और 0 आपको पता है वैल्यू कहाँ होती है 90 पे। ये 90 यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे आपका +1 और +2 होगा। +1 पुट करोगे यहाँ तो प्लस का 1/2, +1/2 कहाँ होते हैं 60 पे, यहाँ 60 रखोगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे +2 यहाँ रखोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 आपकी वैल्यू कहाँ होती है 360, और यहाँ 360 से इसको 5 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों देखो हमारे पास 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड, ये सारी रोटेशन आपके पास आ गई है। इसका मतलब क्या है 1 फोल्ड रोटेशन होगी, 2 फोल्ड होगी, 3 फोल्ड होगी, 4 होगी या 6 होगी। अगर इस रोटेशन से आप इसको रोटेट करोगे तो आपका जो सिस्टम है पूरा जो सॉलिड है वो आपका इनवेरिएंट रहेगा। देखो फोल्ड का मतलब क्या है, इसको मैंने एक बार रोटेट किया बच्चों, हमारा पूरा जो क्रिस्टल है वो इनवेरिएंट है, क्योंकि जैसी पहले स्थिति थी वैसी ही है। अगर हम इस पे ये नहीं लिखते तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रोटेट किया है। एक रोटेशन हुई है, अब क्या किया हमने एक बार और रोटेट कर दिया 90 डिग्री, 2 रोटेशन। अब क्या किया तीसरी बार रोटेट कर दिया तो 3 रोटेशन, एक बार और रोटेट कर दिया 4 रोटेशन। अब बच्चों ये हम उसी पोजीशन पे आ गए जिस पोजीशन से चले थे। पहले यहाँ ए था, अब वहीं पे ए आ गया, और इस वापस ए को इसी जगह पे आने के लिए कितनी बार रोटेट करना पड़ा हमने इसको 4 बार। तो हम क्या कहेंगे इसकी 4 फोल्ड रोटेशन है।
एन क्या बताएगा कितने रोटेशन के बाद आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच चुके हो। लेकिन ये नहीं है कि 4 फोल्ड के बाद हम इनिशियल पे तो पहुंच गए, लेकिन 1 फोल्ड के बाद भी हमारा सिस्टम क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। जैसे ये है सिस्टम हमारा भी अभी भी इनवेरिएंट है, अब भी इनवेरिएंट है। 4 फोल्ड का मतलब क्या है, 4 रोटेशन के बाद हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब बच्चों मान लिया कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास ये ऐसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई भी, तीनों साइड बराबर है, तो उसके अंदर क्या है, उसको आप 3 बार रोटेट करो ऐसे, 1 2 और 3, तीसरी रोटेशन में आप क्या है ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 फोल्ड रोटेशन। तो इस तरह से आपकी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये है आपके पास कोई चौक है, मान लिया इसका ये सिरा आपका फ्लैट है बिल्कुल। हमने इसको देखो क्या है, हमारा सिस्टम भी इनवेरिएंट रहना चाहिए, हमने इसको क्या किया 180 रोटेट कर दिया। सिस्टम तो हमारा इनवेरिएंट है, लेकिन अभी एक रोटेशन दिया हमने इसको 180 का, एक रोटेशन और दे देंगे हम ये, तो अब देखो 2 रोटेशन के बाद ये वही पोजीशन आ गई बच्चों आपकी, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर 2 फोल्ड रोटेशन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फिजिकली भी देखते हैं, हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है। तो इसके लिए बच्चों ये आप नोट डाउन कर लेना, कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। हम बच्चों 1 फोल्ड का मतलब हमें पता है एक पॉइंट होता है, 2 फोल्ड का मतलब जैसे मैंने बताया था कोई लाइन, 3 फोल्ड में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 4 फोल्ड में आपका स्क्वायर हो गया, 5 फोल्ड में आपका पेंटागन हो गया, 6 फोल्ड में आपका हेक्सागन हो गया। तो देखो क्रिस्टल के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, अब मान लिया हमारा 4 फोल्ड है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये लेटिस पॉइंट है, ये आप सीधा देखो आपके पास जो लेटिस है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ऐसे आप पूरा लेटिस के अंदर जो भी आपका स्पेस है वो इस तरह से मिलेगा आपका। इस तरह से बच्चों हम ये स्क्वायर टाइप रखते जाएंगे और हमारा पूरा जो क्रिस्टल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बीच में आप बताओ कहीं पे कोई आपको खाली स्पेस नजर आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि इसके इधर आपका ये स्क्वायर मिल गया, इधर आके ये मिल गया। तो ये क्या है आपकी 4 फोल्ड है, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको। ऐसे ही कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर उस टाइप का आपका लैटिस है, तो मान लिया ये एक ट्रायंगल यहाँ है, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया, इस तरह से बच्चों एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से आप इसको दो एटम आपके रीअरेंज होते जाएंगे और आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। अब बताओ बच्चों इसके अंदर भी आपको कहीं स्पेस नहीं मिलेगा कि खाली स्पेस रह गया हो। ऐसे ही आपके पास 6 साइड्स है, मान लिया हेक्सागन है ये, अगर आप अपने पूरे लैटिस को अगर 6 फोल्ड से करोगे तो वो भी हो जाएगा। अब इससे मिलता हुआ आप यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आप कैसे बन जाएगा, ये इसके अंदर भी देखो बच्चों कहीं पे आपको स्पेस नहीं मिलेगा, खाली स्पेस। अब हम 5 फोल्ड बना के देखते हैं, उसमें स्पेस रहेगा या पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल का आपको पता है बच्चों रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। अब हम बनाते हैं बच्चों ये बना लिया हमने 1 2 3 4 5 साइड ले लिया। अब एक 5 साइड और आप ऐसे बनाओगे 1 2 3 4 5। अब एक यहाँ बनाओगे 1 2 3 4 5।
अब बच्चों देखो यहाँ कैसे बनाओगे आप, कैसे बन सकता है यहाँ, ऐसे ही बन सकता है बस। ये बन गया। अब ये जो बच्चों स्पेस है ये आपके पास क्या है, ये इसके अंदर क्या है, खाली स्पेस आपका बच गया। खाली स्पेस बचने का मतलब क्या बच्चों, आपका जो पैटर्न है वो रेगुलर भी नहीं है और पीरियोडिक भी नहीं है। तो ऐसे जो आपका पूरा लैटिस होगा वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा बच्चों, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है कि उसका जो अरेंजमेंट है वो आपका रेगुलर प्लस पीरियोडिक होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो आपकी 5 फोल्ड सिमेट्री है वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। आप सीधा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, शो क्रिस्टल लैटिस डू नॉट हैव 5 फोल्ड सिमेट्री, या इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में भी कुछ भी उस तरह से क्वेश्चन डाल देंगे कि शो करके दिखाओ कौन सी आपकी सिमेट्री पॉसिबल है। तो जैसे भी आपको आए आप इस तरह से इसको पूरा आपको दिखाना है। 6 या 9 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूरा आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।